मीन के उन्होंने रेट दे दिए, कंपैरिजन बना लिया, और कंपैरिजन के बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस है, हम क्या करेंगे, जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट करेंगे हम उस वेंडर के साथ। सर ये मेरे ये दो स्टेप्स प्रोसेस होते है हैं ना? जी। मैं पीआर में प्रॉब्लम तो कोई भी नहीं है ना? ओके है ना? हाँ ओके है, वो कोई इशू नहीं है। ठीक। ओके। अच्छा, पीआर की कॉन्फ़िगरेशन के बाद हमने रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन की कॉन्फ़िगरेशन की, और रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन के बाद या तो हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं वेंडर के साथ, या नेक्स्ट है हम परचेज ऑर्डर क्रिएट कर रहे होते हैं। तो आज जो टॉपिक है हम करेंगे, पहले परचेज ऑर्डर की कॉन्फ़िगरेशन को देखेंगे, उसके प्रोसेस को देखेंगे, और उसके बाद हमने जो कल एक पीआर बनाई थी और उसकी हमने आरएफक्यू बनाई थी, तो उसको यूटिलाइज करके हम क्या करेंगे, उसको कन्वर्ट करेंगे उस पीआर को परचेज ऑर्डर के अंदर। तो बेसिकली जो आज का हमारा टॉपिक होगा ये होगा परचेज ऑर्डर से रिलेटेड। बेसिकली जो हमारे पीआर होती है ये हमारा इंटरनल डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है, क्योंकि वो इंटरनली ही वर्क कर रहा होता है ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर। रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन ये एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट होता है, क्योंकि हम वेंडर को फ्लोट कर रहे होते हैं, उस कोटेशंस ले रहे होते हैं। और परचेज ऑर्डर भी क्या होता है, हमारा एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट होता है, क्योंकि हम परचेज ऑर्डर वेंडर को क्रिएट करके देते हैं, और ताकि वो मटेरियल डिलीवर करवाए करवाए ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर। तो इसमें भी सेम प्रोसेस वही होगा। सबसे पहले हम नंबर रेंज डिफाइन करेंगे, फिर डॉक्यूमेंट टाइप डिफाइन करेंगे, और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, उसको यूटिलाइज करके एक पीआर की बेस पे हम परचेज ऑर्डर बनाएंगे। और ये है कि नेक्स्ट जो कल कॉन्ट्रैक्ट पे करेंगे, और जो उससे नेक्स्ट क्लास होगी हमारी मीन के मंडे को हमने देखना है रिलीजिंग स्ट्रेटजीज को। बेसिकली अप्रूवल्स होती हैं कि एक पीओ की अमाउंट को कौन अप्रूव करेगा, उन चीज़ों को जो नेक्स्ट वीक में हमारे टॉपिक स्टार्ट में करने हैं हमने, रिलीजिंग स्ट्रेटजी का करना है, और एक प्राइसिंग प्रोसीजर। मंडे और ट्यूसडे को ये दो मेन टॉपिक होंगे, इनको करेंगे, और फिर उसके बाद हम मूव ऑन करेंगे अपने इन्वेंट्री मैनेजमेंट की तरफ, जीआरआईआर की तरफ। तो आज हम जो टॉपिक है ये करते हैं परचेज ऑर्डर का। बेसिकली परचेज ऑर्डर क्या है ये मैंने बता दिया है कि ये हमारा एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट होता है, जो हम वेंडर के साथ बेसिकली एक किस्म का एक एग्रीमेंट ही होता है कि हम वो परचेज ऑर्डर दे रहे होते हैं कि ये मटेरियल हमारे पास डिलीवर करवाए। तो इससे पहले हम स्टार्ट में इसकी कॉन्फ़िगरेशन को देखेंगे, और उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा, हम परचेज ऑर्डर को क्रिएट करेंगे, एंड यूजर वर्किंग करेंगे। तो इसके लिए कंसल्टेंट किस स्क्रीन पे काम कर रहा होता है, बताएं। एसपीआरओ। आवाज। हाँ, SPRO, SAP रेफरेंस IMG। और इसके बाद हमने जाना है मटेरियल मैनेजमेंट में। मैनेजमेंट, परचेजिंग में, मटे हाँ, उससे नेक्स्ट परचेजिंग। इसके बाद परचेज ऑर्डर में, तो यहाँ पे आ रहा है हमारे पास परचेज ऑर्डर। ऑर्डर। तो यहाँ पे सबसे पहले वो सेम ही प्रोसेस है इन सब का। सबसे ओके। पहले क्या करना है, हमने नंबर रेंज डिफाइन करनी है। इंटरवल सेम ही है, वही प्रोसेस जिस तरह के मैंने बताया था कि इंटरवल्स जितने भी हैं। अच्छा, यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल इस नंबर रेंज को हम कम कर लेते हैं 99 तक। सर ये इंटरवल तो सेम इस रखेंगे या नया डिफाइन करेंगे सर? नहीं नहीं, इंटरवल हर उसका चेंज ही होता है। पीआर बनानी है, परचेज ऑर्डर बनाना है, उन सब का नंबर हम डिफरेंट ही रखते हैं, ताकि हमें उस डॉक्यूमेंट के नंबर को देख के भी आइडिया हो जाए कि ये किस हमारा पीआर का डॉक्यूमेंट है या परचेज ऑर्डर का डॉक्यूमेंट है। तो हम क्या कर रहे होते हैं, उसको थोड़ा सा यूनिक रख रहे होते हैं। जब ठीक। भी सिस्टम होता है उसमें तो हमारे पास वैसे ही इतनी जो वैल्यू अलाउ होती है नंबर रेंजेस के, ऑलरेडी सिर्फ 3 से 4 ऐसे भी स्टैंडर्ड की डिफाइन होती हैं, तो बाकी खुद से ही हमने क्रिएट करनी होती है। तो उसमें ओवरलैप का हमारे पास कोई इशू नहीं आता। तो हम इसमें यूज कर लेते हैं। छठी वाला तो ऑलरेडी आई थिंक यहाँ पे यूटिलाइज है, हम कोई और यूज कर लेते हैं। हम यहाँ पे इसको रख लेते हैं M1। और यहाँ पे हम लेंगे 1 और आगे 000 ले लेंगे, और इसके बाद इसको जो नेक्स्ट है हमने यूज करना है 999 तक। अच्छा,
मैंने बताया था कि ये जितनी भी हम डॉक्यूमेंट टाइप क्रिएट कर रहे होते हैं ये डिफरेंट उनसे रिलेटेड होती है। जैसे कि ये एक मैं जो पहली डॉक्यूमेंट टाइप क्रिएट कर रहा हूँ ये यूज होगी हमारे किसके लिए, लोकल परचेज के लिए, ठीक है। जो हमारे लोकल मटेरियल की प्रोक्योरमेंट के लिए इस मटेरियल टाइप को यूज करूंगा। अगर इंपोर्ट से रिलेटेड है मेरे पास तो उसके लिए क्या करूंगा, मैं एक अलग से डॉक्यूमेंट टाइप बनाऊंगा। एसेट से रिलेटेड अगर कोई भी परचेज ऑर्डर बनाऊंगा तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, एक अलग से डॉक्यूमेंट टाइप क्रिएट करूंगा। तो ये आपने सेग्रीगेट करना है, 3 से 4 डॉक्यूमेंट टाइप आप लोगों ने क्रिएट करनी है ताकि कोई भी उसमें मैं कहूँ कि आप सर्विस की पीआर बनाएं, मटेरियल की पीआर बनाएं तो आप क्या कर सकें उसमें उस टाइप की पीआर को क्रिएट कर सकें और वो सेग्रीगेट हो जाए कि ये हमारी लोकल मटेरियल के लिए है, ये इंपोर्ट के लिए है, ये सर्विस के लिए है, ये एसेट के लिए है। तो सेग्रीगेशन होनी चाहिए। और ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जब लाइव काम कर रहे होते हैं तो वहां पे इसी तरह डिफरेंट टाइप की पीआर यूज हो रही होती हैं। तो इसमें जो हमारा सबसे पहला प्रोसेस है वो क्या किया कि हमने डॉक्यूमेंट नंबर रेंज एक डिफाइन की है TM1 के नेम से। और उसके बाद जो नेक्स्ट, अच्छा इसमें भी वही सेम प्रोसेस है, NR स्टेटस टोटल कितने इसमें डॉक्यूमेंट क्रिएट हुए हैं। और इंटरनल और एक्सटर्नल का सेम ही कॉन्सेप्ट है कि एक्सटर्नल लगाएंगे तो खुद से हमें जब भी एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करना होगा तो वो खुद से वहां पे हम नंबर असाइन कर रहे होते हैं। तो लेकिन इनके लिए क्या होता है कि इंटरनल ही नंबर यूज हो रहा होता है। इसके बाद नेक्स्ट हमने जाना है डॉक्यूमेंट टाइप में। डॉक्यूमेंट टाइप में सेम ही है वैसे ही जैसे कि हमने PR के अंदर और RFQ के अंदर हमने डिफरेंट डॉक्यूमेंट टाइप बनाई थी, ऐसे ही इसमें भी हमने क्या करना है, परचेज ऑर्डर में भी डॉक्यूमेंट टाइप बनानी है। जो SAP ने स्टैंडर्ड दिया हुआ है जिससे आप लोगों ने कॉपी करना है वो होता है NB। परचेज ऑर्डर के लिए जो स्टैंडर्ड SAP ने एक दिया हुआ है तो वो NB होता है। अब जैसे देखें इंपोर्ट एसिड के लिए एक अलग से डॉक्यूमेंट टाइप बनाई हुई है। उसके बाद जी इंपोर्ट मटेरियल के लिए एक अलग से है, लोकल एसिड के लिए अलग से है, लोकल मटेरियल के लिए अलग से है और लोकल सर्विस के लिए अलग से है। प्रोजेक्ट की पीआर है तो उस सब के लिए अलग से डिफाइन की हुई है। तो आप भी ऐसे ही 4 से 5 टाइप डिफाइन करें ताकि आप लोगों की भी इसमें प्रैक्टिस हो और आइडिया हो कि कैसे ये मतलब जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही ये चीजें आप लोगों के लिए लॉन्ग टर्म रहेंगी। और स्टैंडर्ड को कॉपी करना है आपने, यहाँ से इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आएंगे कॉपी एज। आप इसमें कोई भी नेम दे देंगे, NT10 ही हम देते हैं और इसको कह लेते हैं हमारा लोकल मटेरियल PO। अच्छा हम लोकल PO निषाद लिख लेते हैं ताकि ये सेग्रीगेट हो जाए हमारा। जब भी स्टैंडर्ड में आप देखेंगे ना वो डिफाइन कर रहे होंगे तो वो NB के साथ क्या करेंगे, Z लगा के आप वो लिख देंगे कि लोकल मटेरियल अगर एसिड की है तो ZAST। अगर हमारे पास लोकल मटेरियल की है तो उसमें Z लगा के MAT, इस तरह से डिफाइन हो रही होती हैं जब भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे भी इम्प्लीमेंट हो रहा होता है। तो यहाँ पे जो है नंबर रेंजेस के लिए जो इनिश उसमें जब भी एक मटेरियल की लाइन आइटम से दूसरे लाइन आइटम में इंटरवल तो हम इसको 1 ही रखते हैं। नंबर रेंज हमने जो डिफाइन की है वो की है M1 और एक्सटर्नल को हम खत्म कर देंगे क्योंकि हमने सिर्फ एक ही नंबर रेंज डिफाइन की है। इसके बाद इसके लिए जो फील्ड स्टेटस है SAP का स्टैंडर्ड NBF है। और इसके बाद अगर हमने यहाँ पे यूटिलाइज करना है उसको मीन के रिलीजिंग स्ट्रेटेजी को, लेकिन रिलीजिंग स्ट्रेटेजी का जो मेन लिंक होता है वो हमारा PR के साथ ही वहीं पे ही हम इसको यूटिलाइज कर रहे होते हैं। और इसको बाद एंटर प्रेस करेंगे हम तो ये क्या कहेगा कि इसके अंदर जितनी भी आइटम्स हैं उनको क्या कर रहा है, कॉपी कर रहा है। ये ऑलमोस्ट 900 प्लस हैं, इसको ओके करेंगे। बेसिकली इसका लिंक क्रिएट क्या हो रहा है, जितनी भी हमारी रेलेवेंट परचेज रेक्विजिशंस हैं या कॉन्ट्रैक्ट हैं या हमारे जितने भी रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन है तो उनके साथ लिंक क्रिएट हो रहा है इसमें। इसको सिलेक्ट करेंगे
इसके बाद हम जाएंगे अलाउड आइटम कैटेगरी, इसको डबल क्लिक करेंगे, वही सेम, अगर इनमें से हमने एक ही यूज करना है तो बाकियों को कैंसिल कर देंगे, लेकिन हमारा स्टैंडर्ड के साथ ही लिंक होगा। इसके बाद नेक्स्ट जाएंगे हम लिंक परचेज ऑर्गेनाइजेशन, परचेज रेक्विजिशन। अब जो परचेज रेक्विजिशन हमने क्रिएट की थी वो क्या की थी, NT10। अब हम देख रहे हैं कि उसके साथ इसका लिंक क्रिएट हो गया है कि नहीं। ये NT10 जो निशात के लिए हमने डिफाइन की थी स्टैंडर्ड, वो यहाँ पे आ रही है। इट्स मीन कि इसके साथ इसका लिंक क्रिएट हो गया है। इसको सेव करेंगे। ये डाटा सेव हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस है हमारा, इसमें टॉलरेंस लिमिट फॉर प्राइस वेरिएंस, इसको देख लेते हैं कि ये किस लिए यूज होता है। बेसिकली ये परचेज ऑर्डर की प्राइस में कुछ जो वेरिएंस आ रहा है उधर कर रहा है ये। इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा वो रिलीजिंग स्ट्रेटजी है। इसको देख लेते हैं क्या कह रहा है। दिस स्टेप इज डिफाइन द टॉलरेंस लिमिट ऑफ प्राइस व्हेन वी प्रोसेस द परचेज ऑर्डर, वी चेक द वेदर द इफेक्टिव प्राइस ऑफ पीओ इट शोज ऑन द वेरिएंस कंपेयर विद द वैल्यूएशन प्राइस एंड स्टोर इट मटेरियल मास्टर डाटा। अच्छा, वो इसमें कंपेयर कर रहा होता है हमारे जो परचेज ऑर्डर की प्राइस को वैल्यूएशन प्राइस है उसके साथ कंपेयर कर रहा होता है कि उनमें कितना डिफरेंस है। तो उसके अंदर वो टॉलरेंस लिमिट, इसीलिए यहाँ पे वो 20% तक अलाउ करता है कि प्राइस कम ज्यादा हो तो वो उस प्राइस को पुट करने दे, ताकि नेक्स्ट जब हम वैल्यूएशन कर रहे हो तो वहां पे वो यूज हो। इसमें दो के लिए इसमें सिर्फ दो सेटिंग्स ही होती हैं, उनको बस हमने अलाउ करना होता है। इसमें कोई इतना मेन वो नहीं है कि हम इसकी थ्योरेटिकल में जाएं। ये कल हम जब क्रिएट कर रहे थे तो वो हमें एक एरर दे रहा था, तो ऑलरेडी हमने क्या किया था, यहाँ पे जो स्टैंडर्ड था उससे कॉपी कर लिया था। हमारा कंपनी कोड था NT10, तो ये दोनों हमने कॉपी किए थे, PE और SE अपने उसके लिए कंपनी। तो ये जो हमने डिफाइन किए थे ये प्लांट के लिए बेसिकली। अच्छा, मैसेज किसका आया है। अच्छा, इसके बाद जो ये रिलीजिंग स्ट्रेटजी है, ये नेक्स्ट क्लास में हम इसको कंप्लीट देखेंगे कि कैसे ये वर्क कर रही होती है। कैरेक्टरिस्टिक डिफाइन करेंगे, इसमें कुछ डाटा ABAP के टेबल से आ रहा होता है और डिफरेंट प्रोसेस होता है कंप्लीट है। तो इसको हम नेक्स्ट वीक में जो मंडे को क्लास होगी, क्योंकि ये मेन टॉपिक है, तो मंडे को इसको करेंगे हम। उसके बाद नेक्स्ट है डिफाइन स्क्रीन लेआउट। हेलो स्क्रीन सर। लेआउट के लिए मैंने बताया है कि इसमें कौन सी फील्ड्स को ऑप्शनल करना सर है, एक बात। सप्रेस करना है, तो वो यहाँ से हो रही है जी। सर ये मैंने एक स्क्रीनशॉट शेयर किया है। जो भाई भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ना, सर ये उनसे आवाज का बोले इशू कि आ रहा है। आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? अच्छा जी, आ रही है। सर मैं ये कह रहा हूँ कि जो भाई भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहे हैं इनको बोले कि तो ये चेक लगा ले, ताकि स्क्रीन जब हम बाद में वीडियो को देखते हैं तो एक्स्ट्रा बॉर्डर्स नजर आते हैं आसपास के, तो ताकि फुल स्क्रीन नजर आए, ताकि हमें स्क्रीन में इससे ये है कि सही फुल है। स्क्रीन सामने स्क्रीन के जो भाई भी कर रहे हैं प्लीज ये चेक लगा मेरा ले। ख्याल चेक गैलरी को और प्रॉपर कॉन्टेक्ट और फुल स्क्रीन तीन चेक है, लगा जो ले भी सिर्फ। स्क्रीन। अच्छा, इसके लिए ये मैंने बताया कि फील्ड बेसिकली किस लिए होती है, कौन सी उनको ऑप्शनल करना है, सप्रेस करना है। तो ये एक NBB जो स्टैंडर्ड है SAP का, हम उसी को यूज कर रहे होते हैं। अच्छा, इसमें जो मेन कॉन्फ़िगरेशन है, जो सिंपल हम कहें कि कोई भी परचेज ऑर्डर के लिंक क्रिएट करने के लिए, तो वो यही चीजें हैं, इसी में हम वो कर रहे होते हैं। और नेक्स्ट स्टेप इसमें रिलीजिंग स्ट्रेटजी का है, जो हम मंडे की क्लास में हम इसको यूज करेंगे। तो इसमें आपने डॉक्यूमेंट टाइप भी ऐसे ही 2 से 3 क्रिएट करनी है, उनके नंबर रेंजेस और उनका लिंक क्रिएट करना है। और उसके बाद आप लोगों ने ये जो एक टॉलरेंस लिमिट वाला है स्क्रीन पे सब, बल्कि ये आप लोगों का वो हो गया होगा, क्योंकि इसका लिंक होता है कंपनी कोड के साथ। तो कंपनी कोड ऑलरेडी NT10 हमने क्या किया यहाँ पे टॉलरेंस लिमिट वाले इसके अंदर उसको यूज कर दिया है। तो इसलिए आप लोगों को ये कॉन्फ़िगरेशन करने की भी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि कंपनी कोड आप लोगों का एक ही है जिसके अंदर ये सब वर्किंग हो रही है। तो ये ऑलरेडी यहाँ पे यूटिलाइज हो गया।
तो सिंपल आप ये सिंपल सी 2-3 कॉन्फ़िगरेशंस करेंगे। और इसके बाद नेक्स्ट ये है कि हम क्या करते हैं, उस RFQ की बेस पे अब परचेज ऑर्डर क्रिएट करते हैं। /n इसके पाथ के थ्रू हम जाते हैं यहाँ से। यहाँ पे जाना है हमने लॉजिस्टिक जर्नल में, मटेरियल मास्टर में, उसके बाद परचेजिंग में परचेज ऑर्डर, और यहाँ पे है क्रिएट, और क्रिएट में ME21N। and तो बेसिकली ये परचेज ऑर्डर की स्क्रीन है। इसमें ये पहली जो स्क्रीन है ये हमारी हेडर होती है। हेडर के अंदर क्या होता है कि हमने जो मैंने बताया था कि पेमेंट टर्म्स है, जब भी परचेज ऑर्डर बनता है तो उसमें पेमेंट टर्म्स लगा रहे होते हैं, उसको एडवांस देना है, 40 डेज में पेमेंट करनी है, 30 डेज में पेमेंट करनी है। तो ये 5 से 6 आप लोग पेमेंट टर्म्स डिफाइन करेंगे जो हम यूज कर रहे होंगे उसके अंदर। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे यूज होती हैं कंडीशन। ये टॉपिक जब हम प्राइसिंग प्रोसीजर करेंगे तो वहां पे ये चीजें मजीद क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, स्क्रीन स्टक हो रही है, अभी भी स्टक हो रही है स्क्रीन? सर आवाज का भी इशू बन रहा है सर, आवाज रुक रुक के आ रही है। अच्छा, आवाज सबको आवाज रुक रुक के आ रही है? कभी अपना ना आवाज ठीक चल रही होती है, कभी कभी थोड़ी थोड़ी ब्रेक हो रही है, स्क्रीन भी है ना रुक रही है बीच में से, स्क्रीन का इशू भी अच्छा, आ ये रहा है। बस थोड़ा सा मेरा ख्याल को नेट की वजह से, कोई मौसम ऐसा सा हुआ है जिसकी वजह से ना इशू क्रिएट हो रहा है। तो अब इसमें क्या है कि इस टॉपिक में जो नेक्स्ट अब हमारी वर्किंग है, ये हमने एक परचेज ऑर्डर क्रिएट करना है, एंड यूजर वर्किंग है। सबसे पहले हमने यूज करना है कि हमारी डॉक्यूमेंट टाइप क्या है, क्या क्रिएट की थी हमने डॉक्यूमेंट टाइप अपनी NT10। अच्छा, जिन लोगों के जब भी ये डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं तो यहाँ पे ये नहीं आ रहा होगा कुछ ना। आप जब क्रिएट करते हैं तो उसकी जो NB या NB10 उसको 4 कैरेक्टर नेम दिया है, तो ये चीजें आप लोगों की नहीं आ रही होंगी उसमें। तो उसके लिए क्या करना है, सिंपल आप लोगों ने सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद ऑप्शंस में जाएंगे। ऑप्शंस के बाद ये विजुअलाइजेशन में, और यहाँ पे इन दोनों चेक बॉक्स को ऑन करना है आपने। तो यहाँ पे क्या है, ये जो ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर जो हमारे पास कोड यूज हो रहे होंगे वो शो हो जाएंगे आप लोगों को। तो ये सेटिंग कर लीजिएगा जिनके ये वो शो नहीं हो रहे। तो यहाँ पे जब परचेज ऑर्डर बनाना है तो हमारे पास कौन सा लोकल मटेरियल का परचेज ऑर्डर क्रिएट कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, ये डॉक्यूमेंट टाइप यूज करेंगे। अब बेसिकली जब भी इस डॉक्यूमेंट टाइप में हम मटेरियल क्रिएट कर रहे होंगे तो नंबर रेंज जो हमने इस डॉक्यूमेंट टाइप को असाइन की थी वो ही यूज हो रही होगी। तो हम डॉक्यूमेंट टाइप की बेस पे भी सेग्रीगेशन कर रहे होते हैं कि ये हमारा किस टाइप का मटेरियल है। तो इसके लिए नेक्स्ट सबसे पहले हमने क्या परचेज ऑर्डर में यहाँ पे फिलअप करना है, सबसे पहले परचेज ऑर्गेनाइजेशन। हमारी परचेज ऑर्गेनाइजेशन क्या है, NT10। NT10। उसके बाद नेक्स्ट परचेज ग्रुप क्या है हमारा, वो हमने डिफाइन किया था, अभी देख लेते हैं मटेरियल मास्टर में। TN10। TN1। TN1 TN1 था हमारा परचेज ग्रुप, और कंपनी कोड क्या है हमारा, NT10। अच्छा, आप TN1 देख रहे होंगे कि जो भी चीजें हमने डिफाइन किया ना अब तक, वो सारी यहाँ पे यूटिलाइज होंगी। सबसे पहले परचेज कंपनी कोड डिफाइन किया, वो भी यहाँ पे यूज हो रहा है। परचेज ऑर्गेनाइजेशन डिफाइन की, वो भी यहाँ पे। परचेज ग्रुप हमने डिफाइन किया, वो भी यहाँ पे यूज हो रहा है। उसके बाद जब हमने मटेरियल टाइप अभी क्रिएट किया, डॉक्यूमेंट टाइप परचेज ऑर्डर के लिए, वो यहाँ पे शो हो रही है। अब हमने सेलेक्ट करना है वेंडर। बेसिकली दो उनकी बेस पे हम परचेज ऑर्डर क्रिएट कर रहे होते हैं। एक रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन की बेस पे, मीन की जिसकी कोटेशन एक्सेप्ट हो उसको यूज कर रहे होते हैं, और नेक्स्ट हम PR की बेस पे यूज कर रहे होते हैं। अगर हमने PR की बेस पे कोई भी परचेज ऑर्डर करिए तो बस सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आएंगे डॉक्यूमेंट ओवरव्यू में।
डॉक्यूमेंट ओवरव्यू के अंदर जब हम यहाँ पे आएंगे तो इस स्क्रीन पे हमारे पास ये डिफरेंट वेज, अगर हमने परचेज रेक्विजिशन की बेस पे पिक करना है, कोई भी परचेज ऑर्डर बनाना है, तो हम यहाँ पे जाएंगे और परचेज रेक्विजिशन को फिल कर रहे होंगे। अगर कॉन्ट्रैक्ट की बेस पे करना है तो हम यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट उठा रहे होंगे। अगर हमने रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन की बेस पे करना है तो यहाँ से क्या उठा रहे होंगे, अपनी RFQ, रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन। जो लास्ट हमने वर्किंग की थी, एक कोटेशन एक्सेप्ट की थी, और उसी की बेस पे क्या करना है, हमने इसमें परचेज ऑर्डर क्रिएट करना है। एक सिनेरियो हम सिंपल PR की बेस पे परचेज ऑर्डर बनाएंगे, और एक हम बनाते हैं अपनी कोटेशन की बेस पे, जो कोटेशन हमारी अप्रूव हुई थी। तो पहले स्टेप में हम क्या करते हैं, अपनी कोटेशन की बेस पे एक परचेज ऑर्डर बनाते हैं। अभी वो कोटेशन नंबर हमें नहीं याद, तो उसके लिए /o ME41 था आई थिंक। नहीं, ये साइड पे और उसका PR का नंबर आ रहा होता है। वहां पे आ रहा होता है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि जो कल हमने डिफाइन की थी ना, उसी को हम देखें। हम्म, कल जो हमारी कोटेशन एक्सेप्ट हुई थी, आई थिंक यही हुई थी। या हम कलेक्टिव नंबर से भी जाके अपनी कोटेशन को देख सकते हैं कि कल हमारी कौन सी कंपैरिजन में जाके अपनी कोटेशन को देख सकते हैं कि कौन सी कोटेशन कल हमारी एक्सेप्ट हुई थी। बेसिकली ना, जो भी आप वर्किंग परफॉर्म करें तो आप ट्राई कीजिएगा कि अगर PR जनरेट करें तो वो एक्सेल में वो आप वहां पे कॉपी करते रहें। कोई भी रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन जितनी भी डिफाइन करें तो वहां पे आप उनको क्रिएट करते रहें, ताकि बाद में जब हमें उसको यूटिलाइज करना है, परचेज ऑर्डर बनाना है, तो वो हमें आइडिया हो कि कौन क्या बनाई थी हमने। परचेज ऑर्गेनाइजेशन थी हमारी NT10 और कलेक्टिव नंबर था TN101। इसको ओके करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। अच्छा, वो कह रहा है कि अच्छा यहाँ पे हमने एंटर करना है। तो ये हमारी जो कोटेशन नंबर है 7611, आगे एंड पे 0, तो ये वाली हमारी एक्सेप्ट हुई थी। हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल C करेंगे और अब जाते हैं अपने टैब के अंदर। बेसिकली हमने इसको परचेज ऑर्डर बनाना है अपनी RFQ की बेस पे जो एक्सेप्ट हुई थी। तो हम यहाँ पे जाएंगे सिलेक्शन वेरिएंट में। सिलेक्शन वेरिएंट के अंदर हम जाएंगे यहाँ पे रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन में। रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन के अंदर अगर हमने वेंडर की बेस पे उसको फाइंड करना है तो हम यहाँ पे वेंडर लिख लेंगे। अगर हमने मेन इसमें जितनी भी हैं RFQs उनको देखना है तो वो सब की सब जब इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो सब की सब यहाँ पे कोटेशंस आ जाएंगी, लेकिन यहाँ पे नहीं आ रही, वो आनी चाहिए। हम चलें अपनी जो रेलिवेंट कोटेशन है उसको यूज करते हैं। कोटेशन में गए और यहाँ पे हम फिल करते हैं अपना कोटेशन नंबर। कहाँ पे है कोटेशन, कोटेशन RFQ नंबर। ये परचेजिंग डॉक्यूमेंट है। अच्छा, ये वहां से डाटा हमारा नहीं पिक कर रहा, इसको देखते हैं कि क्या इशू है, शायद कोई सेटिंग का इशू है। रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन, यहाँ वहाँ पे पे माई परचेजिंग परचेज डॉक्यूमेंट। रिक्वेजिशन में जाते हैं, वहाँ पे कोटेशन आ रही होती है अपनी, ये जो लेटेस्ट आपकी रिक्वेजिशन होती है ना। वो परचेज रिक्वेजिशन तो आ रही होती है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि जो हमने कोटेशन क्रिएट की, रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन जो हमारी एक्सेप्ट हुई थी, हम उसकी बेस पे क्या करें। अच्छा सॉरी, हम प्लांट क्या यूज कर रहे हैं, हमारा प्लांट है NT10। अच्छा, ये बस छोटी सी चीजें होती हैं जिसकी वजह से वो चीज क्योंकि बेसिकली ऊपर प्लांट और हमने सेलेक्ट किया हुआ है और नीचे हम डॉक्यूमेंट और फाइंड कर रहे हैं। जी। अब इसको एग्जीक्यूट किया तो ये क्या आ गया, वो कोटेशन यहाँ पे आ गई हमारी, सही है। इस कोटेशन को सिलेक्ट करेंगे आप, रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन को, और यहाँ से क्या करेंगे, उसको अडॉप्ट कर लेंगे।
जब यहाँ से हमने इसको अडॉप्ट किया तो ऑटोमेटिकली क्या किया इसने, वो वेंडर भी यहाँ से पिक कर लिया, जिस वेंडर था कोटेशन की बेस पे पिक कर ली, और सारा डाटा कहाँ से पिक किया इसने, इस कोटेशन की बेस पे जो हमने कोटेशन के अंदर फिल किया हुआ था। बेसिकली जो हमने लिंक क्रिएट किया था अपने परचेज ऑर्डर का, बाकी परचेज रिक्विजिशन कोटेशन के साथ, तो वो जो सक्सेसफुली वो लिंक क्रिएट हुआ है, और जब हमने इसको पिक किया तो ये सारा डाटा हमारा किस में आ गया, परचेज ऑर्डर के अंदर आ गया। जब भी परचेज ऑर्डर क्रिएट होता है उसमें सबसे पहले ये डिफरेंट फील्ड्स हैं, तो इसका हाउ नाउ होनी चाहिए आप लोगों को, जो एंड यूजर वर्क कर रहा होता है तो उसको इन चीज़ों का आइडिया होना चाहिए कि कौन सी चीज़ें कहाँ पे आ रही होती हैं। बेसिकली ये हेडर है, हेडर के अंदर सबसे पहले डिलीवरी इनवाइस, और यहाँ पे हम यूज कर रहे होते हैं पेमेंट टर्म्स। पेमेंट टर्म्स जो मैंने बताया था कि उसको पेमेंट एडवांस में करनी है, जो भी हम डिफाइन कर रहे होते हैं इसके अंदर, ठीक है। मीन कि अगर हमने उनको फौरन ही पे करनी है जब भी ड्यू डेट हो, तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे। अगर कोई डिस्काउंट वगैरह दे रहा है तो ये चीज़ें हम यूज़ कर रहे होते हैं। लेकिन बेसिकली हम एंड पे जाते हैं। हम जैसे कि यूज़ कर लेते हैं कि विद इन 15 डेज, जब भी डॉक्यूमेंट पोस्ट हो उसके 15 दिन के अंदर हमने क्या करनी है, उसको पेमेंट देनी है। तो हम यहाँ पे पेमेंट हम सबसे पहले यूज़ कर रहे होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है कंडीशन। अच्छा, कंडीशन के अंदर हम देख रहे होते हैं कि उस पर अगर कोई डिस्काउंट वेंडर हमें दे रहा है तो हम यहाँ पे डिस्काउंट की अमाउंट पुट कर रहे होते हैं। अगर उसमें कोई अदर चार्जेस वगैरह हैं तो वो भी हम क्या कर रहे होते हैं, यहाँ पे फिल कर रहे होते हैं। जैसे कि ये डिफरेंट यहाँ पे आ रहा है, वेंडर को डिस्काउंट दे रहा है, कुछ अदर चार्जेस हैं, पैकिंग चार्जेस हैं, ये अगर कुछ इसमें चार्जेस हो। अच्छा, बेसिकली ये सब चीजें हमारी प्राइसिंग प्रोसीजर के अंदर हम डिफाइन करेंगे जो यहाँ पे यूज हो रही होंगी। तो वो हम उस पे एक वर्किंग कंप्लीट करेंगे कि कैसे हम चीजों को लिंक क्रिएट कर रहे होते हैं प्राइसिंग प्रोसीजर के अंदर। तो वो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसमें मोस्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आप लोगों से। और दूसरा रिलीजिंग स्ट्रेटेजी का क्वेश्चन एक इम्पोर्टेंट है, उससे रिलेटेड भी इंटरव्यूज के अंदर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसके बाद जो नेक्स्ट स्क्रीन है, यहाँ पे टेक्स्ट है, कुछ भी आपने पुट करना है, एंटर करना है परचेज ऑर्डर से रिलेटेड, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, कुछ भी फिलअप कर सकते हैं जो डिटेल्स देनी है आपने। उसके बाद ये वेंडर का एड्रेस होगा, उसका अगर एड्रेस आपने यहाँ पे कंप्लीट देना है तो आप यहाँ पे दे सकते हैं। इसके बाद कम्युनिकेशन में उनका सेल्स पर्सन है, ये बेसिकली डाटा पिक कर रहा है वेंडर के मास्टर डाटा से। वेंडर के मास्टर डाटा में जो हमारे क्लाइंट लेवल पे डाटा होता है वहां से ये चीजें उठा रहा है, पिक कर रहा है। ये भी वहां पे फील्ड्स थी कि कौन कौन से पार्टनर हैं उसके अंदर एक वेंडर के अंदर, तो अगर फिल किए हुए थे तो ऑटोमेटिकली ही वो यहाँ पे पिक कर रहा होता। उसके बाद एडिशनल डाटा में कुछ खास नहीं है, कब स्टार्ट है, एंड है, वैली कलेक्टिव नंबर अगर हम कोई देना चाहें, लेकिन इसकी जरूरत नहीं होती। उसके बाद मेन जो होता है ऑर्गेनाइजेशनल डाटा होता है, इसके अंदर हमारा कौन सा परचेज ग्रुप है, परचेज ऑर्गेनाइजेशन क्या है, कंपनी कोड क्या है, तो ये चीजें हम यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद स्टेटस। अब स्टेटस में क्या शो होता है कि ऑर्डर हमने कितने का दिया है, 30,000 का, और स्टिल टू बी डिलीवर्ड कितना है, 30,000 का, मतलब नंबर ऑफ क्वांटिटी 10 है और 10 अभी तक पेंडिंग है। जैसे ही मटेरियल डिलीवर होगा तो यहाँ पे क्या होगा, उसकी ये 30,000 यहाँ से इस जगह पे आ जाएगा कि मटेरियल डिलीवर हो गया। और जब उसकी इनवाइस हो जाएगी तो ये इनवाइस वाली जगह पे क्या होगा, यहाँ पे फिलअप कर देगा कि इस डॉक्यूमेंट की इनवाइस हो गई है, इट्स मीन के उसकी पेमेंट हो गई है। अगर हमको डाउन पेमेंट दे रहे होते हैं, मोस्टली परचेज ऑर्डर 100% एडवांस का है तो हम उसको डाउन पेमेंट देते हैं स्टार्ट में। तो अगर को डाउन पेमेंट दी है तो वो अमाउंट भी क्या होती है, यहाँ पे शो हो रही होती है। बेसिकली ये डाउन पेमेंट ये लिंक होता है और एफ आई का, मेनली एफ आई का होता है क्योंकि एफ आई ही पेमेंट को, फाइनेंशियली पेमेंट को प्रोसेस कर रहा होता है। अगर डीपी रिक्वेस्ट डालनी है तो उसके लिए हम यहाँ पे कोई भी अगर 50% एडवांस देना है, 100% देना है, जो अभी मैं बात कर रहा था डाउन पेमेंट में, तो उसकी जो सेटिंग है वो हम यहाँ से भी उसको यूज कर सकते हैं ME2DP से। मतलब कि यहाँ पे मैंडेटरी डाउन पेमेंट है, नॉन मैंडेटरी है, वॉलंटरली है, तो वो हम यूज कर रहे हैं। मोस्टली यहाँ पे मैंडेटरी ही यूज होता है, लेकिन ये बहुत कम होता है। मोस्टली एफआई के पॉइंट ऑफ व्यू से ही हम क्या कर रहे होते हैं, उसको एडवांस वगैरह दे रहे होते हैं। तो ये चीजें हैं हमारी हेडर के अंदर। अब ये जो है इससे नेक्स्ट नीचे वाला व्यू है,
ये हमारा लाइन आइटम व्यू। सबसे पहले आइटम जो मैंने वहां पे कहा था कि उनका इंटरवल आ रहा होता है 1 2 3 4 5 या 10 20 30 40 50। तो बेसिकली हमने वहां पे इंटरवल 1 से स्टार्ट किया था, तो ये हमारा 1 2 3 से ही स्टार्ट होगा। उसके बाद अगर हमारा अकाउंट असाइनमेंट मीन के अगर हमारा एसिड का बीओ है, तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, ए एसिड। बेसिकली इसका लिंक होता है फिर हमारे एसिड के मॉड्यूल के साथ। अगर पी यूज करेंगे तो इसका लिंक होता है हमारे प्रोजेक्ट के साथ। बेसिकली अगर सी है तो कास्ट सेंटर के साथ, तो वो अदर मॉड्यूल के साथ यहाँ पे लिंक हो रहा होता है, सब मॉड्यूल के साथ। तो यहाँ पे क्या है कि हम सिंपल ही एक मटेरियल का पीओ बना रहे हैं पीआर की बेस पे। तो यहाँ पे अकाउंट असाइनमेंट में कुछ हम यहाँ पे यूज नहीं करेंगे। बेसिकली जब एसेट का परचेज ऑर्डर बना रहे होते हैं तो फिर इसको लिंक क्रिएट कर रहे होते हैं, क्योंकि एसेट का जितना भी डाटा हमारे पास आ रहा होता है हमारे फाइनेंशियल में एसेट मैनेजमेंट से रिलेटेड, वहां से हमारे पास डाटा सारा आ रहा होता है कि जो भी एसेट प्रोक्योर करते हैं वो इसके थ्रू होता है, परचेज ऑर्डर के थ्रू। फिर उसकी एक्विजिशन होती है, उसकी डेप्रिसिएशन होती है, तो वो सारी चीजें हमारी एसेट के मॉड्यूल में चल रही होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास ये आइटम कैटेगरी है। जो मैंने बताया था इसमें स्टैंडर्ड है, पाइपलाइन है, सर्विस है, टेक्स्ट है, तो वो डिफरेंट यूज हो रहे थे। हम स्टैंडर्ड ही यूटिलाइज कर रहे होते हैं, जहाँ पे भी लोकल मटेरियल बन रहा होता है उसको हम स्टैंडर्ड ही यूज करते हैं। उसके बाद ये हमारा मटेरियल आ गया, टेक्स्ट आ गया, परचेज ऑर्डर क्वांटिटी, यूनिट ऑफ मैयर, और जो डेट है उसकी क्या उसको मतलब कि अच्छा कैटेगरी यूज कर रहे होते हैं इसमें। डी फॉर्मेट कौन सा है हमारा, डे फॉर्मेट है, टी है, डब्ल्यू है, वीकली है, तो हम यहाँ पे डी ही यूज करते हैं। आगे डेट है, नेट प्राइस है। इसके बाद ये हमारे मटेरियल ग्रुप हैं, ये प्लांट है। उसके बाद नेक्स्ट हम आगे जाते हैं फर्दर। तो ये डिफरेंट जो हमारी लाइन आइटम यूज हो रही होती है और इनकी कौन सी कंपलसरी है कौन सी ऑप्शनल है, तो ये हमारी फील्ड्स के थ्रू हो रही होती हैं। उसके बाद अगर बैच मैनेजमेंट है, हमने उसमें बैचेस में डिवाइड किया हुआ है, ये बेसिकली उससे रिलेटेड आ जाता है हमारा वेयर हाउस मैनेजमेंट में डिफरेंट, बल्कि प्रोडक्शन में बैचेस होते हैं हमारे पीपी के मॉड्यूल से ये चीजें आ रही होती हैं। उसके बाद जो मेन है ये हमारी परचेज रिक्विजिशन है, जो हमने पिक की है परचेज ऑर्डर क्रिएट करने के बाद। तो मेन यही चीजें होती हैं हमारी। इसके बाद नीचे ये आइटम डिटेल्स है। सबसे पहले है मटेरियल। अब ये डाटा कहाँ से पिक कर रहा है, हमारे मटेरियल के मास्टर डाटा से। तो मटेरियल का ग्रुप कौन सा है वो हमें यहाँ पे शो कर रहा है। इन्फो रिकॉर्ड, बेसिकली जब भी कोई भी मटेरियल हो तो ऑटोमेटिकली ही बैकएंड पे उसकी इन्फो मीन के जो प्रीवियस परचेज ऑर्डर हो या प्रीवियस जो भी प्रोक्योरमेंट की प्राइस हो तो वो उसी को पिक कर रहा होता है। उसके बाद यहाँ पे वेट एंड क्वांटिटी है, मीन के कितनी क्वांटिटी है, उसका यूनिट ऑफ मैयर क्या है, ये चीजें जो मास्टर डाटा में हमने क्रिएट की हैं। उसका नेट वेट कितना है अगर वेट से रिलेटेड है, तो ये चीजें जो हम मटेरियल के मास्टर डाटा में यूज कर रहे होते हैं। उसके बाद डिलीवरी स्केड्यूल है। बेसिकली अगर हम चाहते हैं कि जैसे कॉन्ट्रैक्ट हमारे होते हैं, तो उसमें हम डिलीवरी को स्केड्यूल कर लेते हैं कि पहले 15 डेज में इतना मटेरियल आए, नेक्स्ट 10 डेज में इतना है, उससे नेक्स्ट 10 डेज में इतना है, तो वो हम यहाँ से स्केड्यूल कर सकते हैं मटेरियल को आपने कितना डिलीवर करवाना है। उसके बाद जो नेक्स्ट है डिलीवरी से रिलेटेड है, इसमें जो गुड रिसीट, ये बेसिकली लिंक होता है हमारा जीआर के साथ। मेन बस यही चीज है यहाँ पे वो डिफाइन करने वाली, बाकी इसके डिफरेंट फील्ड्स हैं, शिपिंग वगैरह है, शिपिंग टाइप है उससे रिलेटेड है। अब ये जब भी हम जीआर बनाएंगे तो ये मटेरियल हमारा अनरिस्ट्रिक्टेड स्टॉक में जाएगा, ब्लॉक में जाएगा, क्वांटिटी क्वालिटी इंस्पेक्शन में जाएगा। ये बेसिकली जब हम जीआर के टॉपिक पे जाएंगे तो ये चीजें आपको मजीद वहां पे क्लियर होंगी कि इनका क्या स्टॉक टाइप किस लिए यूज होती है हमारी। उसके बाद इनवाइसिंग है, प्योर फाइनेंस से रिलेटेड है। इसमें सेम वो कंडीशंस जो ऊपर मैंने बताई थी कि कौन सी प्राइस डिस्काउंट देना है, तो वो आइटम वाइज भी हम इसमें कंडीशन लगा रहे होते हैं। टेक्स्ट, अगर हमने लाइन आइटम को ब्रीफली डिटेल में बताना है कि ये कौन सा लाइन आइटम क्या है, उसकी डिटेल देनी है, तो हम यहाँ पे उसकी डिटेल भी फिल कर सकते हैं। अगर कोई डिलीवरी एड्रेस देना है, कहीं मटेरियल आना है, ये हमारे पास जो प्लांट का अगर चेंज करना चाहते हैं, ये बेसिकली हमारे प्लांट के मास्टर डाटा से पिक कर रहा है ये डाटा। उसके बाद कंफर्मेशन में कुछ हमारे से रिलेटेड खास नहीं है, कंट्रोल में भी नहीं कोई खास नहीं है। बाकी ये मेन जो चीज़ें हैं हमारी यूज़ होती हैं परचेज ऑर्डर से रिलेटेड, आपको इन
चीज़ों का जो इनिशियल स्क्रीन है उसका नॉलेज होना चाहिए। अगर हमने कोई भी लाइन आइटम यहाँ से डिलीट करनी है तो उसके लिए सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, उसको डिलीट कर सकते हैं। और यहाँ से क्या कर सकते हैं, उसको लॉक करेंगे तो उसको हम यूज ही नहीं कर सकते उस लाइन आइटम को। जब भी उसमें चेंजिंग करनी होगी तो उसको अनलॉक करके फिर हम चेंजिंग करेंगे। तो मेन ये जो है इसकी इनिशियल स्क्रीन की वर्किंग है जो परचेज ऑर्डर की है। तो इसका आपको ओवरव्यू होना चाहिए कि कैसे ये वर्क कर रही है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट क्या करेंगे, हम इसको अपने जो परचेज ऑर्डर क्रिएट किया है इसको सेव करेंगे। यहाँ से हम डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं। अगर तक सिस्टम मैसेज को एक इशू कर रहा है उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इसको जब सेव करेंगे तो यहाँ पे क्या है, हमारा एक परचेज ऑर्डर क्रिएट हो गया 75110000 के नेम से। मीन कि इसको जो नंबर रेंज हमने दी थी उसकी बेस पे क्या है कि हमारा ये परचेज ऑर्डर क्रिएट हो गया। अब ये वेंडर को जाएगा, वेंडर क्या करेगा, इसकी डिलीवरी देगा, मटेरियल को डिलीवर करेगा। तो वो जब मटेरियल आ जाएगा वो बेसिकली इन्वेंट्री से रिलेटेड वर्क है। स्टोर में मटेरियल आता है उसकी जीआरएन होगी, तो वो हम नेक्स्ट उसमें क्लास में वो वर्किंग भी करेंगे कि कैसे वो वर्क कर रहा है। तो अब जो इसका मेन प्रोसेस है, हमने एक परचेज ऑर्डर क्रिएट कर लिया। अब परचेज ऑर्डर को हमने चेक करना है कि बेसिकली अब सिस्टम में परचेज ऑर्डर क्रिएट हो गया। इसको अगर इसकी सेटिंग है बैकएंड कॉन्फ़िगरेशन तो व्यू देख लेते हैं कि इसका प्रिंट पर व्यू अगर हमें शो होता है। अच्छा, ये एक मैं सेटिंग करना चाह रहा हूँ ताकि ना हमें जो परचेज ऑर्डर का व्यू भी शो हो के किस तरह से परचेज ऑर्डर शो होता है। यहाँ पे उसकी बेसिकली सेटिंग अच्छा ना, वैसे मोस्टली क्या होता है कि जब भी हम इसको प्रिंट पर व्यू पे जाते हैं तो वो हमें परचेज ऑर्डर का व्यू देता है कि हमारा ये जो परचेज ऑर्डर है ये इस टाइप का क्रिएट हो गया है। आउटपुट में यहाँ पे डाटा आना तो चाहिए। कम्युनिकेशन मेथड भी नहीं वर्क करने दे रहा, प्रोसेसिंग में नहीं, भी फर्दर डाटा में भी नहीं दे रहा। अच्छा, आउटपुट नहीं क्रिएट हुआ। अच्छा, इसको मैं कल एक बार देखूंगा कहाँ से इसकी सेटिंग होती है ताकि वो परचेज ऑर्डर भी हमें डिस्प्ले हो, हम देख सके कि हमारा किस टाइप का परचेज ऑर्डर है। तो ये बेसिकली एक परचेज ऑर्डर क्रिएट हो गया है। अब नेक्स्ट इसकी वर्किंग है वो इन्वेंटरी से रिलेटेड है, GRIR होगी, तो वो हम नेक्स्ट उसमें क्लास में हम वर्किंग करेंगे। अच्छा, ये प्रोसेस था सिंपल। हमने एक परचेज ऑर्डर क्रिएट कर लिया। अगर लिस्ट देखनी है हमने कि टोटल कितने परचेज ऑर्डर क्रिएट किए हैं तो उसके लिए जो टी कोड है वो यूज होता है ME2N या ME2L। ये दोनों ही मटेरियल कोड यूज होते हैं उसको चेक करने के लिए कि इस प्लांट में टोटल कितने हमने परचेज ऑर्डर बनाए हैं। तो सेम वही परचेज ऑर्गेनाइजेशन NT10 स्कोप लिस्ट करेंगे ALV। अब ना ये जो स्क्रीन होती है इसमें भी आप डिफरेंट व्यू से सिनेरियो से देख सकते हैं कि एक परचेज ऑर्डर बनाया है, अगर वो ओपन पड़ा हुआ है तो वो कैसे शो होगा। अगर एक परचेज ऑर्डर में क्वांटिटी आ गई है और अभी इनवाइस पेंडिंग है तो वो कैसे शो होगा। तो बेसिकली हम इसी स्क्रीन से सब कुछ देख सकते हैं। अगर वेंडर है, डिफरेंट वेंडर की बेस पे हमने परचेज ऑर्डर निकालने हैं तो यहाँ पे वेंडर सिलेक्ट करेंगे। मटेरियल की बेस पे हमने परचेज ऑर्डर निकालने हैं तो यहाँ से मटेरियल सिलेक्ट करेंगे। अगर हमने परचेज ग्रुप की बेस पे जितने भी वो क्रिएट ओपन करने हैं परचेज ऑर्डर तो यहाँ पे मटेरियल ग्रुप हम यूज कर रहे होंगे। बेसिकली ये चीजें क्या होती हैं, सेग्रीगेशन के लिए हम यूज कर रहे होते हैं। अगर हमने डेट वाइज देखना है कि करंट मंथ में टोटल कितने परचेज ऑर्डर बने हैं तो हम यहाँ से उसको यूज कर सकते हैं। अगर हमने ओवरऑल प्लांट में देखना है तो यहाँ पे आ जाएगा। और अगर हमने देखना है कि कौन से परचेज ऑर्डर अभी ओपन है मीन के जिन पे वर्किंग नहीं होगी तो हम यहाँ पे जाएंगे सिलेक्शन पैरामीटर में और यहाँ पे ये WE101 ओपन गुड रिसीट अगर ओपन है तो उसके लिए हम यहाँ से इसको सिलेक्ट करेंगे। अगर हमने ओपन इनवाइस देखनी है तो उसके लिए ये एक हमारे पास एक
कोड है, इसको सिलेक्ट करके हम वो कर रहे होंगे। लेकिन अभी देख रहे हैं कि टोटल हमने कितने परचेज ऑर्डर बनाए हैं, ओपन पड़े हुए हैं, तो उसको उसमें ये प्लांट हमने यूज किया अपना, स्कोप लिस्ट एल भी करनी है और NT10 जो हमारी परचेज ऑर्गेनाइजेशन है, और यहाँ से इसको क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। तो ये बेसिकली जो हमने एक परचेज ऑर्डर बनाया है उसका व्यू है यहाँ पे 731001, वो जो हमारा था क्या कहते हैं उसको, वेंडर है, उसका कोड शो कर रहा है। अच्छा ना, यहाँ पे ये लिस्ट इस तरह से आ रही है, ये लिस्ट ना कस्टमाइज करवाई हुई होती है ताकि व्यू हमें इजी व्यू हो, हम उसको अंडरस्टैंड कर सके। तो ये बेसिकली ये चीजें कस्टमाइजेशन में होती हैं कि हम कस्टमाइज करवा रहे होते हैं अपने डाटा को कि वो कैसे व्यू देगा हमें। इसके बाद ये NT10 हमारा जो प्लांट है उसमें टोटल क्वांटिटी 10 है और उसकी यूनिट प्राइस 300 है, और परचेज रेक्विजिशन नंबर ये शो कर रहा है, और उसमें स्टिल टू बी डिलीवर्ड अभी कितना मटेरियल डिलीवर्ड होना है वो 30,000 का है, और इनवाइस कितने की पेंडिंग है वो 30,000 की। तो यहाँ पे शो कर रहा है हमारा परचेज ऑर्डर ये है, और ये ओपन पड़ा हुआ है। मैंने बताया था कि जब भी परचेज ऑर्डर क्रिएट हो जाता है तो वो जो हमने PR जनरेट की थी वो वहां से खत्म हो जाती है। अब हम चेक करते हैं कि हमारी PR ME5A से अभी पेंडिंग है, वहां से खत्म हुई है कि नहीं। तो उसके लिए हम जाते हैं अपनी स्क्रीन में ME5A में, स्कोप लिस्ट AL भी ही करते हैं हम यहाँ पे। ये हमारा प्लांट है और इसमें देखते हैं कि कितनी हमारी रेक्विजिशंस ओपन पड़ी हुई हैं। अच्छा, यहाँ पे ये परचेज रेक्विजिशन आ रहा है, और जब हम इसको डबल क्लिक करेंगे, यहाँ से हम इसको कर लेते हैं माइनस, और यहाँ से क्या करते हैं, अच्छा बेसिकली ना यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी चीजें अगर ऐड करना चाहें अपने व्यू के अंदर तो यहाँ से चेंज कर रहे होते हैं स्क्रीन लेआउट के अंदर। अब ये परचेज एक्विजिशन हमारी स्टार्ट में आ गई है, इसको जब डबल क्लिक करेंगे, और यहाँ पे स्टेटस में जाके देखेंगे इसकी बेस पे परचेज ऑर्डर बना है या नहीं बना हमारा। NT10, अच्छा बेसिकली ये जो हमने कल बनाई थी वो PR और थी, ये किसी और ने PR बनाई हुई है, और उसके लिए ZZ22 लोकल मटेरियल PR फॉर डबल जी के नेम से बनाई हुई है। जो हमने कल बनाई थी वो क्रिएट हो गई है, और उसकी बेस पे क्या हो गया, हमारा परचेज ऑर्डर क्रिएट हो गया। क्योंकि वो हमारी अभी PO में जाके हम देख लेते हैं कि हमारी परचेज ऑर्डर में PR नंबर क्या यूज हो रहा है। बेसिकली जब भी हमारी कोई भी PR जब क्रिएट हो जाएगी तो वो क्या करते हैं, वहां से ऑटोमेटिकली ही वो परचेज ऑर्डर में हमारी PR आ गई, और वो हम यूज उसमें ये देखें, ये हमारी जो PR एक्विजिशन नंबर था 311, और आगे एंड पे 0 था। तो बेसिकली इस PR की बेस पे हमने क्या कर लिया, परचेज ऑर्डर बना लिया है, और ये PR हमारे ME5A में ओपन PRs में नहीं शो, बेसिकली ये यूटिलाइज हो गई है, और इसकी बेस पे हमारा परचेज ऑर्डर क्रिएट हो गया। जो मेन वर्किंग है इसके अंदर प्रोक्योरमेंट साइकिल के अंदर, वो हमने जो परचेज ऑर्डर तक की वर्किंग जो ऐसे ही चल रही होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, सबसे पहले उसकी PR बनती है, रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन बनती है, और उसके बाद परचेज ऑर्डर क्रिएट होता है। या सिंपल पहले PR और उसके बाद मैनुअली रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन, और वो सारी मैनुअली कोटेशन और कंपैरिजन बन रहा होता है, और उसके बाद नेक्स्ट हम क्या कर रहे होते हैं, परचेज ऑर्डर बना रहे होते हैं। और कुछ सिनेरियो में क्या होता है कि डायरेक्ट ही हम परचेज ऑर्डर क्रिएट कर रहे होते हैं, तो वो जो भी ऑर्गेनाइजेशन जैसे इस चीज़ को लेके चलेगी। आज तक जो हमने टॉपिक किए हैं प्रोक्योरमेंट साइकिल के, वो 3 टॉपिक किए हैं, PR की जनरेशन, रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन की, और परचेज ऑर्डर की। तो नेक्स्ट क्लास में ये है कि ये चीज़ें आप लोगों की वर्किंग डन होनी चाहिए, ताकि हम कल एक परचेज ऑर्डर बनाएं किसी भी उसको किसी भी पर्सन की मटेरियल टाइप और PR की बेस पे हम परचेज ऑर्डर बनाएंगे कल।
आवाज आ रही है? जी आ रही है। अच्छा, ये टॉपिक था। अभी मुझे लगता है कि 15 मिनट 15 सेकंड में, अच्छा 15 मिनट है एंड होने में मीटिंग। अच्छा, ये टॉपिक था मेन, जो हमने एक पहले कॉन्फ़िगरेशन की और एक एंड यूजर वर्किंग की, और उसके प्रोसेसेस को देखा कि हमारे प्रोसेस स्मूथली चल रहे हैं, कोई एरर आता तो हम क्या करते, उस एरर को रिजॉल्व करते। अब इसमें हम एक और दोबारा से एक स्टार्ट से एक पीआर जनरेट करते हैं, एंड यूजर वर्क कर रहे हैं। अब जो कल बात हो रही थी कि हर बार हम ऐसे ही कॉन्फ़िगरेशन करेंगे या कैसे ऑर्गेनाइजेशन में प्रोसेस चल रहा होता है, तो अब जो सिंपल एंड यूजर की वर्किंग होती है, जो वर्किंग हमने कॉन्फ़िगरेशन कर ली है, तो उसकी बेस पे अब क्या करते हैं, हम एक एंड यूजर जो वर्क कर रहा होता है, सबसे पहले एक पीआर जनरेट करते हैं। पीआर के बाद हम क्या करते हैं, उसका परचेज ऑर्डर क्रिएट करते हैं आरएफक्यू के विदाउट, जिसमें हम आरएफक्यू को इन्वॉल्व नहीं कर दे। फॉर एग्जांपल हम मैनुअली ही रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन क्रिएट कर रहे हैं, और एक्सेल बेस वर्किंग करने के बाद उसका डायरेक्ट परचेज ऑर्डर क्रिएट करेंगे। तो ये एक प्रोसेस जो है हम स्टार्ट से करते हैं। सबसे पहले मुझे बताइएगा कि पीआर क्रिएट करने का क्या टी कोड है? ME51N। तनवीर, अच्छा सही है, ME51N। उसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पे टी कोड लिखेंगे ME51N। नेट स्लो है। और सबसे पहले हम क्या सिलेक्ट करेंगे, अपने डॉक्यूमेंट टाइप जो हमने डॉक्यूमेंट टाइप। क्रिएट की थी NT10 के नेम से। ये जैसे है हमारे पास NT10 लोकल पीआर, इसको ओके करेंगे। और इसके बाद नेक्स्ट हमने यूज करना है अपना मटेरियल। ओटीपी नंबर। मटेरियल जो था हमारा 20 और एंड पे 2 था। उसके बाद प्लांट कौन सा है हमारा, NT10। उसके बाद स्टोरेज लोकेशन कौन सी है, N100। इसको एंटर प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली ही क्या करेगा, ये डाटा मटेरियल के मास्टर डाटा से पिक कर रहा होगा। सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्या, अच्छा बेसिकली ये वर्क कर रहा होता है हमारा कौन, जो स्टोर डिपार्टमेंट है, वो मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन में वो परफॉर्म कर रहा होता है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्वांटिटी एंटर कर लेते हैं, जैसे कि 45। तो मेन जो डाटा है पीआर को क्रिएट करने के लिए, सबसे पहले डॉक्यूमेंट टाइप के मटेरियल, स्टोरेज लोकेशन और परचेज ग्रुप हमारा क्या है, वो चीज़ें हम यूज़ करेंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, हम इसको सेव करेंगे। अब ये क्या है कि एक हमारी पीआर क्रिएट हो गई है। इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, इसकी कोटेशन आई, हमने मैनुअली उसका कंपैरिजन बनाया, और कंपैरिजन के बाद हम कहते हैं कि हमारा एक वेंडर सेलेक्ट किया है, और उसको हमने क्या करना है, परचेज ऑर्डर देना है। मोस्टली जो सेकंड प्रोसेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चल रहा होता है, एसएपी के अंदर, वो प्रोसेस है हमने परचेज ऑर्डर क्रिएट करना है। तो उसके लिए हमारा टी कोड है ME21N। इसको एंटर 21। करें, ये स्क्रीन आ गई। इसमें जो अभी हमने डॉक्यूमेंट टाइप क्रिएट किया परचेज ऑर्डर के लिए, वो की है NT10। उसके बाद हम यहाँ पे परचेज ऑर्गेनाइजेशन NT10। उसके बाद TN1 और कंपनी कोड है हमारा NT10। इसके बाद नेक्स्ट हमने जाना है अपना वेंडर सेलेक्ट करना है। वेंडर के लिए हम यहाँ से जाएंगे सर्च में, और यहाँ पे लिखेंगे अपना कंपनी कोड NT10। तो जितने भी इस कंपनी कोड में मटेरियल क्रिएट होंगे, वो सब के सब यहाँ पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे सब के सब आ रहे हैं, लेकिन अब क्या है कि हमने देखना है कि हमारी परचेज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमने कौन कौन से वेंडर क्रिएट किए थे। बेसिकली कंपनी कोड में तो हमारे बहुत से वेंडर क्रिएट होंगे, लेकिन हमने जिसका लिंक परचेज ऑर्गेनाइजेशन के साथ किया होगा, तो वो ही हमारे इसमें यूज हो रहे होंगे।
तो उसके लिए जो हमारा था एक ये अली ट्रेडर वाला, ये 7-4 वाला, और एक बनाया था हमने ये 7-3 वाला। ये दो क्रिएट किए थे। फॉर एग्जांपल हमें इसको अपना परचेज ऑर्डर देना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, नंबर सिर्फ सेलेक्ट करेंगे। जो लास्ट एक क्वेश्चन हुआ था कि हम नंबर रेंजेस क्यों डिफाइन करते हैं वेंडर के लिए, मटेरियल के लिए, तो बेसिकली यहाँ पे क्या डाटा में यूज हो रहा है हमारे, वो नंबर रेंज से जो नंबर होगा वो ही यूज हो रहा होता है। यहाँ पे नेम वगैरह हम यूज नहीं कर रहे होते। इसको एंटर करेंगे तो ये क्या है, हमारे पास रहमान ट्रेडर जो हमने इस परचेज ऑर्गेनाइजेशन में डिफाइन किया है वो यहाँ पे आ गया। अब नेक्स्ट हमने परचेज ऑर्डर क्रिएट करना है किसकी बेस पे, अपनी पीआर की बेस पीआर पे। के बेस पे यहाँ पे जाएंगे डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट वगैरह। ओवरव्यू,